एफआईआईस की बिकवाली काफी कम हो गई है, तो क्या एफआईआईस अब वापस आने का प्लान कर रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा, इंडियन मार्केट में बहुत सारी पॉजिटिविटी है, फिर भी मार्केट रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? मार्केट उल्टा नेगेटिव है या फिर स्टेबल हो गया है, एक रेंज बाउंड भी कर रहा है? थर्ड क्वेश्चन, पावर सेक्टर में इतनी तेजी क्यों आ रही है एंड बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म हाउसेस पावर सेक्टर पर बुलिश क्यों हैं? इन डिटेल्स में समझते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। सबसे पहले तो देखिए, अपने मार्केट में बहुत सारी पॉजिटिविटी आई है जिस वजह से एफआईआईस ने बिकवाली स्लो कर दिया है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी डाउन हो गए हैं, जिससे कि इंडियन सेक्टर में जो है इंडियन शेयर मार्केट के लिस्टेड कई सारे सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, क्योंकि उनकी जो है प्रॉफिट जो है या फिर उनके जो काम है क्रूड ऑयल के प्राइसेस कॉस्ट पर डिपेंड करते हैं। ओके, तो ये बेनिफिशियल है। दूसरा, यूएस मार्केट पॉजिटिव हो गया है एंड यूएस बॉन्ड यील्ड जो है काफी समय के बाद काफी नीचे आ रहा है। इससे भी मार्केट जो है अच्छा खासा पॉजिटिव रिएक्शन होना चाहिए। इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट्स, महंगाई दर जो है वो काफी यहाँ पर कमी आई है यूएस में भी एंड ग्लोबल लेवल पर ये अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। इसके साथ ही आरबीआई ने लिक्विडिटी के लिए ऑलरेडी कई सारी स्कीम्स पॉलिसीज अपने इंडियन मार्केट में लाए हैं। सो उससे भी यहाँ पर बेनिफिट बैंकिंग सेक्टर्स एंड ऑल मैंने कवर किया है ये सारी चीजें, तो आपको पता ही होगा। एंड इसके अलावा गोल्ड के प्राइसेस काफी टाइम के बाद जो है नीचे आए हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनीज के वैल्यूएशंस काफी कम हो चुके हैं, जिसका कंसर्न था जिस वजह से एफआईआईस बेच रहे थे। लेकिन अभी भी जो है स्टेबिलिटी क्यों नहीं आई है या फिर मार्केट रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? तो देखिए, मार्केट जब बुलिश होता है या फिर मार्केट में जब रैली होती है, तेजी आती है, तो वो नेगेटिव चीजें जो है अवॉइड कर देता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। एंड अगर मार्केट में गिरावट है, मार्केट बुरी तरीके से ऑलरेडी करेक्शन काफी टाइम से फेस कर रहा है, तो पॉजिटिव चीजों पर भी जो है रिएक्ट नहीं करता है। होप ये लाइन आप समझ रहे हो। तो अभी वैसे ही हो रहा है, मार्केट में ऑलरेडी इतनी सारी नेगेटिविटी पिछले कई महीनों से है कि वो पॉजिटिव चीजों पर भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। एंड अगर मार्केट में तेजी आती है तो नेगेटिव से नेगेटिव चीजों को भी अवॉइड करके वो ऊपर जाता रहता है। तो सेम कंडीशंस अभी देखने को मिल रही है। तो अपने मार्केट में मेन प्रॉब्लम क्या चल रही है अभी? रुपी वीक एंड 2 क्वार्टर्स के अर्निंग्स हमारे वीक रहे हैं, तो इस वजह से मार्केट जो है पॉजिटिव चीजों को भी नहीं ले रहा है। सो मे बी इसको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में एंड अप्रैल तक माना जा रहा है कि अपना जो है फाइनेंशियल 26 भी स्टार्ट हो जाएगा एंड इसके साथ ही Q4 रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो मे बी चीजें थोड़ी सी स्टेबल हो सके। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी ऐसी मानी जा रही है कि एफआईआईस ने ऑलरेडी बिकवाली बहुत कम कर दी है, सो मे बी अप्रैल बाद वो वापसी करने का प्लान कर सके, ऐसा बहुत सारे ब्रोकर्स का, बहुत सारे एनालिस्ट एक्सपर्ट्स का मानना है। एंड आपको बता दूं, इस टाइम कई सारे सेक्टर्स जो है ऑलरेडी ब्रोकरेज फर्म हाउसेस जिस पर बुलिश हैं, उसमें कई सारी रीजंस है, क्योंकि उनके वैल्यूएशंस अच्छे हो चुके हैं, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज देखी जा रही है। जैसे कि पहला तो पावर सेक्टर है, जिस पर मैं आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं, डिफेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर एंड एनबीएफसी। एंड इसके अलावा जो हमारे टूरिज्म सेक्टर है, उनके लिए कई सारे ब्रोकरेज फर्म हाउसेस एनालिस्ट बुलिश नजर आते हैं। लेकिन आज मैं पावर सेक्टर पर पूरे डिटेल्स आपको बताने वाली हूँ एंड उनसे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स, जो कंपनीज हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊंगी विद कंपैरिजन। सो बस पूरा जरूर देखें। सबसे पहले तो देखिए, गर्मी का सीजन आ रहा है एंड गर्मी के सीजन आते ही, एक्चुअली मैं अभी रह रही हूँ हैदराबाद में, सो इधर गर्मी ऑलरेडी आ चुकी है, जैसे कि हम मई जून में फेस करते हैं वैसी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन अगर हम नॉर्थ की बात करें, तो नॉर्थ इंडिया की, तो उसमें जो गर्मी अभी स्टार्ट होने वाली है, तो गर्मी का सीजन आने वाला है, तो उस हिसाब से जो है पावर कंजप्शन बढ़ जाती है एंड इसके साथ ही पावर डिमांड्स ऑन पीक होती है, यानी कि पावर की खपत ज्यादा होती है। एंड इस बार पावर पीक डिमांड बाय गवर्नमेंट, ये जो है एस्टिमेट बनाया गया है कि ये 260 गीगावाट से लेकर 270 गीगावाट हो सकती है। सो इस वजह से गवर्नमेंट काफी एग्रेसिव है इस बार फाइनेंशियल 25-26 में ले। हालांकि ये पहले भी चल रहा है, मैं कुछ थोड़ा सा डेटा देती हूँ फिर आगे डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि एनुअली ग्रोथ रेट जो है पावर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, यानी कि ऑल ओवर में पावर सेक्टर की बात करूं, तो ये 8% ऑफ ग्रोथ से जो है इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा और डिटेल्स में बताऊं तो देखिए, फाइनेंशियल 21, फाइनेंशियल 22 से लेकर फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 तक के डेटा के अकॉर्डिंग ये 8.82% एनुअली ग्रोथ रेट से इंक्रीज हुआ। लेकिन वही फाइनेंशियल 24-25 तक आते आते ये 7 पॉइंट समथिंग परसेंट से इंक्रीज हुआ। लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल 24 में ये 5.8% से इंक्रीज हुआ। तो इसलिए एक एवरेज जो पावर ग्रोथ रेट है वो 8% ऑफ सीजीआर से इंक्रीज हो रहा है एंड माना जा रहा है कि ये ऐसे ही चलना चाहिए। अगर ये इसी ग्रोथ रेट से चलता रहा, ऐसा ही चलता रहा, तो ये ग्रोथ रेट 8.8% तक जो है आगे 8.8% ऑफ सीजीआर रहेगा बाय 2030, तो पावर सेक्टर के लिए काफी अच्छा है। यानी कि ये बता रहा है कि इतनी डिमांड है
हमारे इंडिया में जो राइजिंग डिमांड्स है वो पावर की बहुत ज्यादा है, खपत बहुत ज्यादा है, जो एनुअली बेसिस पर इंक्रीज हो रही है, जिस वजह से गवर्नमेंट काफी एग्रेसिव है इसके लिए। देखिए इसके लिए गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है कि 17 गीगावाट की इंपोर्ट कोल फिर से स्टार्ट करी है। अब ये इंपोर्ट कोल जो वर्ड है इसको याद रखिए, किस कंपनी को इससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आगे जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगा। दूसरा, हाइड्रो पावर प्लांट की सप्लाई बढ़ाने पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस भी कह सकते हैं कि जो पीक समर्स आएंगे उसमें मर्चेंट पावर रेट्स भी बढ़ सकते हैं। सो इस वजह से बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म हाउसेस काफी बुलिश हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जेएम फाइनेंशियल्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। तो ऐसे में जेएम फाइनेंशियल्स का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में जो पावर डिमांड है ये 6.5% से इंक्रीज होनी चाहिए, इतना ये ग्रो कर सकता है। एंड इससे पावर सेक्टर की जो प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज है, जो एंटिटी है, उनको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, सभी प्राइवेट कंपनीज को नहीं, उनको जिन्होंने ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट किया है, जो कि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से प्राइवेट कंपनीज हैं, कौन से गवर्नमेंट है, ये आपको पता चल जाएंगे। वैसे ही आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का भी यही मानना है कि 7 से 8% से प्रॉफिट ग्रोथ रह सकता है फाइनेंशियल ईयर 26 में, जिस वजह से गवर्नमेंट काफी एग्रेसिव है। एंड गवर्नमेंट इंसेंटिव्स का कई सारी कंपनीज को काफी बेनिफिट मिल सकता है, खास करके प्राइवेट कंपनीज को जो ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करती हैं। अब चलिए मैं एक पूरा आपको डेटा समझाती हूँ कि पावर कंजप्शन क्यों बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट क्यों इतनी एग्रेसिव है, ब्रोकरेज फर्म हाउसेस क्यों बुलिश है, एंड पावर सेक्टर में ये जो चीजें चल रही हैं या फिर ग्रोथ क्यों एक्सपेक्टेड है। सो पहला, राइजिंग पावर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्यों? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ईवी, इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, एंड इसके अलावा डेटा सेंटर्स की वजह से पावर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिस वजह से गवर्नमेंट फाइनेंशियल 26 में 260 गीगावाट की तक जो है इसको पॉसिबल बनाना चाहती है। सेकंड आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स। सोलर, विंड, हाइड्रो यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी को काफी पुश किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट। तो इससे जो भी पॉलिसीज आ रही है उनको बेनिफिट मिलेगा, खास करके उन कंपनीज को जो सोलर, विंड एंड हाइड्रो यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करती हैं। थर्ड है टैरिफ हाइक्स एंड हायर रियलाइजेशंस। टैरिफ हाइक से पावर कंपनीज, जो पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज होती है, उनको काफी बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पर सवाल आता है टैरिफ हाइक्स एंड रियलाइजेशंस, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको डिटेल्स में एक कंपनी का एग्जांपल देके समझाऊंगी कि इस टैरिफ हाइक्स एंड रियलाइजेशन से, हायर रियलाइजेशन से कैसे उस कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। इसके बाद आता है रिन्यूएबल एनर्जी पुश। रिन्यूएबल एनर्जी पुश इतना ज्यादा किया जा रहा है कि पावर कंजप्शन कंपनी को, यानी कि पावर इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी को जो जनरेट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनको काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का एम सेट किया हुआ है 2030 तक 500 गीगावाट कैपेसिटी करने का, नेट जीरो कार्बन करने का 2047 तक। सो ऐसे में जिन कंपनीज ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट किया उनको बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट मिल सकता है। इसके बाद पावर ग्रोथ क्यों एक्सपेक्टेड है या फिर पावर कंपनीज को कैसे बेनिफिट मिल सकता है, तो इसमें कोल एंड फ्यूल सप्लाई स्टेबिलिटी है। अब ये कोल एंड फ्यूल पावर सप्लाई स्टेबिलिटी जो है, मैं एक कंपनी का एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी आगे। एंड लास्ट, क्यों पावर सेक्टर्स पर ब्रोकरेज फर्म्स इतने बुलिश है एंड पावर सेक्टर बेटर दिख रहे हैं। सो वो है स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ एंड वैल्यूएशंस अपसाइड। स्ट्रॉन्ग अर्निंग की बात करूं तो मैनी पावर कंपनीज ने, यानी कि बहुत सारी कंपनीज ने जो है अपना रिजल्ट Q3 जो है काफी बेटर रिपोर्ट किया है, जिसमें रेवेन्यू एंड प्रॉफिट उनका काफी बेटर रहा है। जैसे कि हमने देखा कि Q3 काफी वीक रहे हैं, Q2 भी काफी वीक रहे हैं, लेकिन वहीं पावर सेक्टर की मैनी मोर कंपनीज ने जो है अच्छा खासा प्रॉफिट एंड रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। एंड इसी में अच्छा खासा रिपोर्ट करने के बाद इनका वैल्यूएशंस काफी डाउन हो चुका है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, कंपनीज के लिस्ट बताती हूँ कौन कितने % डाउन है एंड इनके वैल्यूएशंस किस हिसाब से हैं, ताकि आपको जो है डिसीजन लेने में हेल्प मिले। अगर मैं बात करूँ एनटीपीसी की, तो यहाँ पर ये 34% डाउन हो चुका था ऑलरेडी, अभी 25% के करेक्शन में है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा राइज इनमें देखने को मिल रहा है। टाटा पावर 33% करेक्ट होने के बाद 28% के करेक्शन में है। वहीं पर पावर ग्रिड की बात करूं तो 31% तक ये करेक्ट होकर 26% के करेक्शन में है। वहीं अडानी पावर की बात करूं तो 51% तक ये करेक्ट हुआ था एंड 42% के करेक्शन में अभी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करूं तो 45% करेक्ट होने के बाद अभी 33% के करेक्शन में है। एंड इसके बाद इसमें पीएफसी, आरईसी जैसी कंपनीज भी आती हैं। पीएफसी 38% करेक्शन होने के बाद 33% में है एंड आरईसी 44% करेक्ट होने के बाद 36% पर है। वैल्यूएशंस की बात करूं तो मैं सिर्फ 5 कंपनी के आपको वैल्यूएशंस बताती हूँ, इसमें पीएफसी एंड आरईसी मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्यों उसका रीजन आगे बताती हूँ। एनटीपीसी 14 मल्टीपल पी पर ट्रेड करा है,
टाटा पावर 29 मल्टीपल पी पर है, पावर ग्रिड 16 मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रहा है, अडानी पावर 15 मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रहा है एंड जेएसडब्ल्यू एनर्जी 46 मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग अडानी पावर, पावर ग्रिड एंड एनटीपीसी काफी अच्छे वैल्यूएशंस पर दिख रहे हैं, टाटा पावर एंड जेएसडब्ल्यू एनर्जी काफी ऊपर दिख रहे हैं। लेकिन ऑल ओवर अगर मैं बताऊं तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री जो है वो 23 मल्टीपल पी पर ट्रेड करी है, जो अपने पिछले 3 साल के एवरेज पी से काफी नीचे आ चुका है, क्योंकि ये पहले 26 मल्टीपल पी था, अब ये 23 मल्टीपल पी पर है। यानी कि ऑल ओवर एक एवरेज 22 से 23 मल्टीपल पर जो है पावर सेक्टर ट्रेड कर रहा है। सो उस हिसाब से ही वैल्यूएशन जज करना बेटर होगा। अब बात आती है पीएफसी एंड आरईसी की। तो सबसे पहले बता दूं कि कुछ कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती हैं एंड कुछ उनको फंड कराती हैं। तो एनटीपीसी, टाटा पावर, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पावर ग्रिड, ये उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर काम करती हैं, ठीक है, उनके कंजम्पशंस को बढ़ाने के लिए। लेकिन पीएफसी एंड आरईसी, इसमें मैंने पी कंपैरिजन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये दोनों ही अलग सेक्टर से आ जाती हैं। सेक्टर सेम है लेकिन इनका इंडस्ट्री या फिर काम हम अलग ही देखेंगे, क्योंकि ये आईआरएफसी, आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, हुडको वैसी मतलब पियर्स में आ जाती हैं। तो इनका जो है एक पियर्स कंपैरिजन अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि पीएफसी एंड आरईसी ये दोनों ही कंपनी जो है बैकबोन कही जाती हैं पावर सेक्टर की, इसलिए क्योंकि दोनों फाइनेंस प्रोवाइड कराती हैं। ये दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीएसयू कंपनीज हैं एंड ये दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पावर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर काम होते हैं जिन प्रोजेक्ट पर, उनको बड़े फंड्स प्रोवाइड कराती हैं। तो इस वजह से ये थोड़े अलग हो जाते हैं, लेकिन आते पूरे पावर सेक्टर में ही हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ उन कंपनीज की, जैसे कि मैंने कहा कि इससे जो है गवर्नमेंट के इंसेंटिव से, गवर्नमेंट पॉलिसीज से या फिर पावर कंजप्शन से प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, खास करके उनको जो ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करती हैं उन्हें बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे में कौन-कौन सी हैं? जैसे कि एनटीपीसी गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है, पीएफसी, आरईसी दोनों ही गवर्नमेंट की पीएसयू कंपनीज आ जाती हैं। तो प्राइवेट कंपनी में नाम की अगर बात करूँ तो इसमें अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, ये सारे इंक्लूडेड हैं। जैसे कि पहला अगर मैं अडानी ग्रीन की बात करूँ तो ये इंडिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। सोलर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट इसी ने किया है एंड 2030 तक 45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इसके करने का प्लान है। सेकेंड है टाटा पावर। टाटा पावर इसलिए है क्योंकि इसकी एक सब्सिडियरी कंपनी यानी कि इसकी जो डिवीजन है टीपीआरईएल जो है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो सोलर विंड हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है एंड मल्टीपल स्टेट में इसके सोलर पार्क है। ऑलरेडी कंपनी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। इसके बाद आ जाता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू ग्रुप की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन कर रही है एंड इसके साथ ही 2050 तक नेट जीरो कार्बन टारगेट कंपनी ने सेट किया है। अब आपको बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर में मैंने इस लिस्ट में अडानी पावर, अडानी एनर्जी को अलग करके इन दोनों के कंपैरिजन अलग किया है, क्योंकि अडानी ग्रीन एनर्जी एंड अडानी पावर दोनों का काम अलग है दोनों पावर कंजप्शंस बढ़ाने में ही, ग्रीन एनर्जी में ही, लेकिन अडानी पावर टोटली ग्रीन एनर्जी में नहीं आती है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, अडानी पावर जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है थर्मल पावर का एंड अडानी ग्रीन एनर्जी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल एनर्जी का। अडानी पावर का देखिए ग्रीन एनर्जी में डायरेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोल इंपोर्टेड एंड डोमेस्टिक है। अभी रिसेंटली मैंने आपको कोल इंपोर्टेड स्टेबिलिटी के बारे में बताया था कि जिससे कि पावर कंजप्शन या फिर पावर सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा, वो यही है। कोल एंड इंपोर्टेड एंड डोमेस्टिक से जो है अडानी पावर जैसी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं अभी समझाती हूँ। वहीं अडानी ग्रीन एनर्जी सोलर विंड में काम करती है, ये टोटली रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन में इन्वेस्ट करती है। सो दोनों का काम अलग है, हालांकि इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रीन का सबसे ज्यादा है, लेकिन अडानी पावर को कैसे बेनिफिट मिलेगा इसको समझ लेते हैं। दो चीजें मैंने बताई, कोल इंपोर्टेड एंड दूसरा टैरिफ हाइक। दोनों का ही मैं एग्जांपल अडानी पावर में सेट करके आपको बताती हूँ। जैसे कि पावर शॉर्टेज होने पर अडानी पावर जैसे प्रोड्यूसर को हाई टैरिफ मिलते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाते हैं एंड जो रेवेन्यूज बढ़ाते हैं। 2023 में, जैसे कि एक एग्जांपल है, 2023 में शॉर्ट टर्म पावर रेट्स अगर 12 यूनिट तक पहुंच जाते हैं तो अडानी पावर के कॉन्ट्रैक्ट में हायर रियलाइजेशंस मिल सकता है, जिससे कि अडानी पावर को डायरेक्टली इसका बेनिफिट मिल जाता है। इसके साथ ही अडानी पावर की कोल प्लांट की डिमांड बनी रहेगी, जिस पर एक कंपनी ऑलरेडी काम करती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, कोल इंपोर्टेड एंड कोल स्टेबिलिटी से जो है पावर कंजप्शंस, पावर सेक्टर को अच्छा खासा ग्रोथ एंड बूस्टअप मिलता है, उनके रेवेन्यूज बढ़ते हैं। तो कोल प्राइस इंपोर्ट एंड स्टेबिलिटी से जो है अडानी पावर के लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेगा। हालांकि मैं पूरा डिटेल्स नहीं दे रही हूँ एंड अगर आपको इसमें से किसी भी एक पर कंपनी लाइक अडानी पावर ही पूरी डिटेल्स चाहिए कि कैसे ये बेनिफिशियल रहेंगे, फ्यूचर क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, वैल्यूएशंस क्या है, तो इन डिटेल्स में वीडियो मैं आपको दे सकती हूँ। लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना होगा एंड ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि पावर सेक्टर की किस कंपनी को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर्स या फिर पीएसयू। हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।